ओके, सो ना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अभी जो मैंने नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन कराया था, सेकंड क्वेश्चन जो कराया मैंने, इस सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था रूट में से, है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था हमने से रूट में से। एक्चुअली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं रूट में से, यानी कि 1/2 पावर में से, सो 2 से 2 कैंसिल होकर एक्स की पावर 1 बाहर कॉमन आ जाती है। तो कहने का मतलब अगर कहीं पे पावर 1/4 है और अंदर कुछ पावर्स हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर बेटर क्या होगा? बाहर कॉमन निकालना। बाहर कॉमन निकालना होगा एक्स की पावर 4, क्योंकि एक्स की पावर 4 से जब ये 1/4 ऊपर आएगी उसके ऊपर, तो वो 4 से 4 कट जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगी। इसका मतलब फ्रैक्शन वाली पावर जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें यही समझना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना एक्स की पावर 4, उसके ऊपर पावर कितनी है? 3/4। इस 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, प्रॉब्लम हमें फ्रैक्शन से है। जो नीचे ये 1/4 का जो फ्रैक्शन बचेगा, इससे प्रॉब्लम है। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को बाहर कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स की पावर 4 को बाहर कॉमन लेंगे तो उसकी पावर जब 3/4 आएगी तो जो 1/4 वाली पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। मैं इस हिस्से को अलग से सॉल्व करके बताता हूँ कि x की पावर 4 + 1 की पावर 3/4, हमने इसमें से x की पावर 4 कॉमन लिया, तो यहाँ से तो कॉमन चला गया, यहाँ पर था ही नहीं। कितना होगा यहाँ पे? फिर 1 में x की पावर 4 हो जाएगा, और पूरे की पावर कितनी? 3/4। नाउ 3/4 इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। सो x की पावर 4 इंटू में 3/4 एंड 1 + 1/x की पावर 4 टू द पावर 3/4। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? 4 से 4 कट गया, x की पावर कितनी बची? 3। तो यही चीज़ वहाँ पर थी और यही चीज़ यहाँ पर है। तो इस तरीके से जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पे पावर आ जाएगी तो हम बाहर कॉमन इस तरीके से निकालेंगे इसको। सो अभी मैं यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई थी, वो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, अंदर से भी हमने 4 पावर को कॉमन लिया, तो उसमें ये फ्रैक्शन वाली 4 कैंसिल हो गई, बची कितनी? 3 पावर। अब वो 3 और 2 मिलकर कितनी हो गई? 5। मतलब अंदर से एक्स की पावर 3 को बनाएगी, ये जो बताया मैंने अभी। ऑलरेडी 2 पावर है तो 5 हो गई। तो बचेगा कि यहाँ पे 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 1 एंड यहाँ पे dx। अब इतना करने के बाद फिर से हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है -4 में x की पावर 5। तो ये x की पावर कट जाएगा, x की पावर 5 कट जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/x की पावर 4 को हमने टी पुट करा, तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? -4/x की पावर 5 एंड dt dx। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ, तो x की पावर 4 x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 5 सॉरी, और ये -1/4 जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? 1 में t टू द पावर 3/4 एंड dt। बस अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, -1/4 t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -3/4, तो t की पावर -3/4 + 1, तो t की पावर 1/4 एंड देन अपॉन में भी 1/4, दैट इज़ 4/1 एंड प्लस c, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, -t टू द पावर 1/4 + c एंड t हमने किसको माना था? हमने t माना था, एक मिनट, यहाँ 1 को भी ले लेते साथ में, है ना। 1 को भी ले लेना था हमको, मिस हो गया मेरे से, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाता है, मतलब पूरे को t मान लिया हमने। तो t हमने किसको माना? 1 + 1/x की पावर 4। एक मिनट फिर से बताता हूँ, मेरे से मिस हो गया था ये, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको t पुट कर लिया था। हम पूरे को भी कर सकते थे, क्योंकि 1 0 हो जाएगा, है ना। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो जो हमें चाहिए वो तो आ ही जाएगा। तो मैंने अल्टीमेट पूरे को किया था, इस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सो कहने का मतलब t मैंने इसको माना, और जब t मैंने इसको माना तो इसकी जगह पे t की जगह पे वापस इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कितना आएगा? -1 + 1/x की पावर 4 टू द पावर 1/4। सो हम अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, सो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 टू द पावर 1/4 एंड देन प्लस c। एंड अब जब इसकी पावर 1/4 आएगी तो आएगा x की पावर 4 + 1 की पावर 1/4, और अपॉन में x की पावर 4 पे जब 1/4 आएगा तो सिर्फ x बचेगा, प्लस ये आंसर। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और ये पहले स्टेप पे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। नेक्स्ट मिसलेनियस का क्वेश्चन 5th है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 1/2 + x की पावर 1/3 एंड dx। ठीक है, सो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इस क्वेश्चन में देखो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे बस x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 है। हमें कुछ इस तरीके से टी पुट करना है,
जिससे ये दोनों के दोनों टी में कन्वर्ट हो जाए, जिससे ये दोनों के दोनों टी में कन्वर्ट हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि x की पावर 1/2 है, नीचे x की पावर 1/3 है, हमें कोई ऐसा फिगर t पुट करना है जिससे ये दोनों के दोनों t में कन्वर्ट हो जाए। और t में हम कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, ताकि ये जो फ्रैक्शन वाली पावर है ना 1/2 और 1/3 ये खत्म हो जाए। यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ से 1/2 और 1/3 जो है वो खत्म हो जाए। सो हमने क्या करा, हमने कहा 1/2 और 1/3 इन दोनों का मल्टीपल जो होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जो इन जिसका 2 और 3 जिसके दोनों के फैक्टर होंगे उसको हम जो है टी पुट कर लेते हैं, उससे दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब 1/2 और 1/3, तो x की पावर 1/6 को हमने क्या करा, टी पुट करा। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर ये दोनों टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, देखो, क्या मैं x की पावर 1/6 को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में 1/3। सो अगर मुझे x की पावर 1/2 की वैल्यू चाहिए तो मैंने x की पावर 1/2 को यहीं रखा, और ये 1/3 को जब इधर इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि थ्रो करेंगे उधर, तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि t की पावर 3 हो गया। इसका मतलब x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं t की पावर 3। और सिमिलरली अगर मुझे x की पावर 1/3 निकालना है, x की पावर 1/3 निकालना है, तो मैं 1/2 को उधर थ्रो करूँगा तो क्या हो जाएगा, t²। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि x की पावर 1/6 को मैंने t की पुट करा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई करके ले लिया। और अब अगर मुझे इसमें से x की पावर 1/2 की वैल्यू चाहिए तो x की पावर 1/2 को मैं यहीं स्टॉप रखूँगा और 1/3 को थ्रो कर दूंगा, तो t की पावर 3 हो जाएगी। और अगर मुझे x की पावर 1/3 निकालना है तो x की पावर 1/3 को मैं यहीं रखूँगा और इंटू में 1/2 होगा, तो 1/2 को तो थ्रो कर दूंगा, तो t² हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से इसको रिप्लेस कर लेंगे dx को dt में। तो x की पावर 1/6 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/6 x की पावर 1/6 माइनस 1 एंड dt अपॉन में dx। सो 1/6 x की पावर हो जाएगा ये, एलसीएम लेंगे तो -5/6 एंड dt अपॉन में dx। सो बेसिकली dx इज इक्वल टू आ गया 6 अपॉन में x की पावर -5/6 एंड dt, और इसी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो dx इज इक्वल टू 6 इंटू में x की पावर 5/6 एंड dt। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो यहाँ पर हम रखेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6x की पावर 5/6 एंड dt। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x की पावर 5/6, तो 5 को एक मिनट के लिए भूल जाओ, मतलब 5 को एक मिनट के लिए हटा दो यहाँ से, तो x की पावर कितनी होगी 1/6, और x की पावर 1/6 की वैल्यू कितनी है t। तो x की पावर 5/6 में से मैंने कहा 5 का थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो x की पावर 1/6 और x की पावर 1/6 की वैल्यू क्या होगी t। तो 5 वापस लगा देंगे तो t की पावर 5 हो जाएगी। 6 को बाहर कर लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास आ गया t की पावर 5 और नीचे आ गया t की क्यूब प्लस में t² प्लस dt। यानी कि जो क्वेश्चन था वो हमारा कन्वर्ट होके अब इसमें आ गया। हमने t किसको पुट करा, हमने t x की पावर 1/6 को पुट करा। क्यों पुट करा, क्योंकि 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करा हमने। और ऐसा हमने मल्टीप्लाई भी क्यों किया, हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये जो फ्रैक्शन वाली पावर्स हैं, जब हम इसको t में पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन वाली पावर्स खत्म हो जाए, कुछ इस तरीके का आ जाए, कंप्लीट पावर आ जाए, इंटीजर्स में आ जाए। तो आगे का आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि आसान है। अब सबसे पहले देखो, नीचे से t² कॉमन आ रहा है, तो हमने t² कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा t+1 और ऊपर t की पावर 5 एंड देन dt। ना 5 से 2 से 5 कट जाएगा, ऊपर पावर खत्म हो जाएगी, तो t की पावर 3 अपॉन में t+1। अब यहाँ पे आने के बाद हम फंस जाएंगे, और मैंने कई बार बताया पीछे, मैंने 7.5 में एक क्वेश्चन था, वहाँ पे भी बहुत डिटेल में बताया था कि अगर 2 इक्वेशंस है, नीचे 2 इक्वेशंस है, ऊपर एक पावर है और नीचे भी एक पावर है, मतलब कि डिग्री है, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है। तो अगर नीचे छोटी पावर है, नीचे छोटी डिग्री है और ऊपर ज़्यादा है कंपैरिजन में, तो हम डिवाइड करते हैं, या दोनों पावर अगर बराबर हैं तो भी हम डिवाइड करते हैं। अगर नीचे बड़ी है ऊपर छोटी पावर है तो नहीं करते। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर 1 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे t की क्यूब को t+1 से, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, t² से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा t³ प्लस t²। सब्सट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, -t²। फिर हम -t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -t² एंड -t प्लस ये कट जाएगा, कितना बचेगा +t। अब कितने से करेंगे, अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो यहाँ आ जाएगा t+1। नौ माइनस माइनस ये कट जाएगा, कितना बचेगा -1। सो बेसिकली इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6, कोफिशिएंट बाहर रहेगा, क्वोशिएंट यानी कि t² - t +1 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज -1।
अपॉन में डिवाइजर यानी कि t+1। अब इसका हम ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 6 बार ऐसे रहेगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻3/3 माइनस t⁻1 है तो t⁻2/2 +1 है तो +1 का इंटीग्रेशन t और -1 समथिंग है यानी कि लॉग हो जाएगा t+1 एंड देन +c। अब 6 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को जैसे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कट जाएगा यानी कि 2t⁻3 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल होगा 3t² +6t एंड -6 लॉग मोड में t+1 एंड देन +c। अब यहाँ पे t की जगह वैल्यू रखनी है और हमें पता है t की क्यूब की वैल्यू कितनी थी, t की क्यूब की वैल्यू थी x⁻1/2, तो यानी कि उसको √x लिख देंगे, x⁻1/2 आएगा। t की क्यूब की जगह पे हमने उसको क्या लिखा, x⁻1/2 -3t², तो t² की जगह आएगा x⁻1/3 एंड 6 t की वैल्यू थी x⁻1/6 -6 लॉग यहाँ पे आ जाएगा x⁻1/6 +1 एंड +c, दैट्स फाइनल आंसर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और हमने इसको बहुत इजी वे में करा। मैंने आपको बीच बीच में सारे इसके पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या किया गया उसके लिए। ओके, सो ये 5th क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नो नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन दे रखा है वो आपको खुद करना है, इजी है। 6 क्वेश्चन दे रखा है 5x अपॉन में x² + 1 और x+1 एंड x² + 9। सो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आपको खुद करना है ना, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपली इसको आपने खुद करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन भी अच्छा है। ये ऐसा क्वेश्चन एक एग्जांपल में है, दैट इज sin x अपॉन में sin x - a एंड dx। अब ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं पहले, यानी कि इसको हम बाद में करते हैं, पहले थोड़ी सी चीज़ समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है sin x अपॉन में sin x - a, अगर ये दूसरी तरीके से होता ना तो ये ज़्यादा ईजी होता। अगर ये थोड़ा सा चेंज होता है, यानी कि जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है अगर ये ऊपर होती है और जो ऊपर लिखी हुई है वो नीचे होती है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता और बहुत ईजी हो जाता। तो पहले उसको भी कर लेते हैं कि अगर ये इस तरीके से होता तो फिर कैसे होता, क्या ईजी हो जाता उसमें, यानी कि sin x - a। और ऐसा क्वेश्चन है भी और आ भी सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो sin a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। sin a - b या sin x - y कुछ भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो sin a - cos b माइनस cos a एंड sin b अपॉन में sin x। अब हमें sin x को अलग अलग कर देंगे, तो जैसे इसके साथ अलग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा cos a माइनस, सब इसके अपॉन में करेंगे तो sin a तो ऐसा कैसा रहेगा एंड cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x, यानी कि अब हमारे पास ये चीज़ आ गई और अब इसका इंटीग्रेशन हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो cos a एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ में x आ जाता है। तो cos a को हम क्या लिखेंगे, x cos a माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, sin a कांस्टेंट था, जैसे यहाँ पे cos a कॉफिशिएंट कांस्टेंट था, ऐसे ही यहाँ पर sin a कॉफिशिएंट होगा। सो कॉफिशिएंट के लिए क्या होता है, कॉफिशिएंट के लिए कोफिशिएंट वही रहेगा। और cot का क्या पढ़ा था हमने, cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो फाइनली इसका आंसर ये हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ये क्वेश्चन क्यों इजी था, क्योंकि ये चीज़ ऊपर थी, क्योंकि ये चीज़ ऊपर थी तो हमने फॉर्मूला खोल दिया और ये अलग अलग हो गई। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब मैंने इसके लिए उसके लिए इसको क्यों समझाया वो मैं बताता हूँ कि ये ऊपर था sin x - a, क्योंकि sin x - a ऊपर था तो हमने sin a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और इसको अलग अलग कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर अगर मैं नीचे फॉर्मूला खोलता भी हूँ, अगर मतलब यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, उस केस में अगर मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको एलसीएम ब्रेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ तो नीचे हो जाएगी बड़ी और ये चीज़ ऊपर हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि ऐसी कंडीशन, मतलब कि ये जो कंडीशन है वो ऊपर बन जाए, मतलब कि जो फॉर्मूला खोलने वाली चीज़ है वो ऊपर खुले, नीचे ना खुले। अगर नीचे खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसके अंदर एक चीज़ छोटी सी मॉडिफाई करेंगे।
मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, इसके एक दो तरीके बताऊँगा मैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन एक्स में अपॉन में साइन एक्स माइनस ए को, हम इसमें से x माइनस ए को t मान लेंगे। जैसे यहाँ पर ये छोटा सा x था नीचे, तो हमने सोचा इसको भी क्यों ना छोटा बना दिया जाए, तो हमने x माइनस ए को t मान लिया। हमने x माइनस ए को t मान लिया। हमने x माइनस ए को जैसे ही t माना तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 और a का 0 dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt। अब इसके आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा नीचे साइन t, और यहाँ इस x की जगह पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से आएगी t प्लस ए। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन t प्लस ए एंड देन dt। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह हो गया, क्योंकि अब ऊपर a प्लस बी का फॉर्मूला या a माइनस बी का फॉर्मूला खुल जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, है ना। सो अब इसको हम आगे इस तरीके से करते हैं। तो देखो ऊपर फॉर्मूला खोलें इसका साइन a प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, ए बी बोल रहा हूँ, समझ जाना, ए ऑलरेडी यूज़ हो रहा है बट मैं फॉर्मूले वाला बोल रहा हूँ। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। सो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, साइन टी कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, यानी कि कॉट टी हो जाएगा ये, और साथ में साइन ए रहेगा एंड देन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस क्या है, कॉस ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ, सॉरी टी का रिस्पेक्ट चल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके साथ सिर्फ टी आ जाएगा, यानी कि टी इंटू में कॉस ए हो जाएगा, प्लस साइन ए तो कॉफिशिएंट है वो वही रहेगा, और यहाँ कॉट की जगह पे आ जाएगा लॉग साइन टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी एक्स माइनस ए, टी की वैल्यू थी एक्स माइनस ए, तो इस टी की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए एंड प्लस साइन ए एंड लॉग साइन टी प्लस सी। अब इतना करने के बाद ये ऑलमोस्ट आंसर हो गया, लेकिन हमें लगता है कि हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो यहाँ आ जाएगा एक्स इंटू कॉस ए एंड माइनस ए इंटू कॉस ए एंड प्लस साइन ए लॉग साइन टी एंड प्लस सी। अब इतना करने के बाद हम ये देखेंगे कि पीछे जो आंसर दे रखा है ना उसमें ये हिस्सा नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ये नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा, इस बात को समझना। हम जितने भी इंटीग्रेशन के आंसर्स निकालते हैं सबके लास्ट में प्लस सी लिखते हैं, सबके लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो हम प्लस सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो ये जो सी लिख रहे हैं कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उन सब में हमने देखा है कि जो भी आंसर हम निकालते हैं उसको कॉन्स्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट की जगह ऑलरेडी हमने सी रिप्रेजेंट कर रखा है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, और हम इसको शायद स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। कांस्टेंट में हम मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम सी क्यों लगाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो ये सी जो होता है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी कांस्टेंट है, ए इंटू कॉस ए, ये वेरिएबल थोड़ी ना इसके अंदर कोई, ये पूरा कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि जब हम सी यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर इसको आंसर में क्यों लिख रहे हैं। तो एक स्टेप लिख के यहाँ पर हम लिखेंगे कि माइनस ए कॉस ए बिलोंग्स टू सी। ये किससे बिलोंग्स करता है, ये तो सी की कैटेगरी में बिलोंग्स करता है, तो इसलिए इसको आंसर से हटा देंगे। क्या आएगा, एक्स इंटू कॉस ए एंड ये हट जाएगा साइन ए लॉग साइन टी प्लस, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कांस्टेंट को हमें यहाँ से हटा देना था। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, और उस तरीके में हमें टी पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें टी पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हमें टी पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट एलिमिनेट करवाया ना, ये कांस्टेंट वहाँ पे एलिमिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइन टी था ना, टी की जगह पे वैल्यू आएगी, मिस हो गया मेरे से, टी की जगह पे एक्स माइनस ए कर लेना, मेरे से मिस हो गया। ओके, सो अब एक तरीका मैं छोटा सा और बताने वाला था यहाँ पे, तो वो भी देख लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए एंड डी एक्स। सो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे इस x की जगह पे एक माइनस ए ले लिया और एक प्लस ए ले लिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये नीचे वाला बनाने के लिए। सो नीचे होगा साइन एक्स माइनस ए। अब ये साइन एक्स माइनस ए को अलग रख लेंगे और ए को अलग रख लेंगे और फॉर्मूला खोल देंगे इसका। उससे क्या होगा, ये दोनों सेम होके कट जाएंगे। क्या आएगा, देखो साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में ये साइन ए एक्स माइनस ए दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, बाकी आप कर लेना इसको, आगे इजी है। तो अब डायरेक्टली ये आंसर आएगा, इस फॉर्म में डायरेक्ट आंसर आएगा, उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोनों आने चाहिए। हो सकता है कभी कोई हमारे माइंड में आ जाए। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। मैंने इसके साथ आपको 3 चीज़ें बता दी, 3 क्वेश्चंस बता दिए इसके साथ। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा छोटा सा ही है। 8th क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, 8th क्वेश्चन दे रखा है e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x e टू द पावर 2 log x एंड देन dx। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमें न्यू समझनी है कि अगर e की पावर में log x आ जाता है, e की पावर में log x आ जाता है, तो हम ऐसा डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाइड करके कह सकते हैं कि अगर e की पावर में log x आ जाता है तो e से log ओवर हो जाएगा और सीधा सीधा ये x बचेगा। जब भी e की पावर में log आएगा तो हम e से log को एलिमिनेट कर देंगे, x बचेगा। बट ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, मतलब इसके साथ log के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा e 2 log x, तो अभी मैं e से log को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ये 2 जो है इसकी पावर पे जाएगा, मतलब n log m वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि e log x स्क्वायर। नाउ e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर। ये क्यों हो रहा है इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि ऐसा होता है। आप इसको y मान के और दोनों साइड log लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अभी फिलहाल इतना ही मान के चलेंगे कि ऐसा होता है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ही बता रखा है इसका रीज़न, अभी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। सो अभी मेरे को e से log कट सकता है, लेकिन 5 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा e log x की पावर 5 माइनस e log x की पावर 4 अपॉन में e log x की पावर 3 माइनस e log x की पावर 2। नाउ ये सारे के सारे e और अपने अपने log से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x की पावर 5, यहाँ बचेगा x की पावर 4, यहाँ बचेगा x की पावर 3, यहाँ बचेगा x की पावर 2। अब ऊपर से देखो कॉमन कितना आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है x की पावर 4, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, इधर बचेगा x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा x की पावर 1 माइनस 1, ये और कैंसिल हो जाएंगे। अब x की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 2, तो x की पावर 2 हो जाएगा ही। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, तो ये आंसर हो गया x की पावर 3/3 एंड देन प्लस c, दैट्स फाइनल आंसर। सो बस इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, और ये चीज़ आपको थोड़ी सी सोच के रखनी है कि अगर इस तरीके से हमें मिलेगा तो इसका आंसर ये होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 9th क्वेश्चन ईजी है, आपको खुद करना। 9th क्वेश्चन में cos x अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट करना है। तो जैसे ही हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये जो cos x था, cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर, और 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर एंड डी टी, एंड देन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा, साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स t बाई 2 एंड प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस c आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन में साइन की पावर 8x माइनस में कॉस की पावर 8 देन x अपॉन में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन की पावर 8 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 माइनस में कॉस 4 की पावर 2 अपॉन में इस 1 की जगह पे ना हमें क्या लिखना है, इस 1 की जगह पे हमें लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
और उसकी पावर 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की जगह पे आ गया ये 1, मतलब 1 की जगह हमने ओपन करा क्या साइन, आप ऐसा समझ लो 1 है ना, तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और फिर 1 की जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हमें ab ऐसा ही चाहिए, 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हमें a और b ऐसा चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दिया। ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, फिलहाल हमने ऐसा लिख लिया, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा साइन 4 माइनस में कॉस 4x, और यहाँ हो जाएगा साइन 4 प्लस कॉस 4x, एंड देन अपॉन में यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो a का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस b का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और वो बाकी सेपरेट यहीं था तो ये यहीं रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये और कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस। अब देखो नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड देन इधर dx, और इधर देखो 2 4 है ना, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर ये आ जाएगा इसके साथ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 dx। अब ये इससे पूरा कट जाएगा, 4 पावर प्लस 4 पावर जो भी था ये, और इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जहाँ 1 आ जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हमने 7.9 में एक शायद 9th क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ जाता है तो हमें पता है कि एक cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक cos 2x का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला इसमें से, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स एंड देन dx। सो ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2x का, और cos 2x का इंटीग्रेशन हम इजीली कर देंगे, साइन 2x अपॉन एंगल का 2 प्लस सी, दैट्स फाइनल आंसर। सो ये कुछ यहाँ के बीच के थोड़े स्टेप जो थे इसके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको करने हैं। इसके बाद 11th 12th क्वेश्चन जो हैं मिसलेनियस के काफ़ी इजी हैं, वो हमें ऑलरेडी हमने पहले कर रखे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस, तो वो खुद करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन 7.3 का 22 क्वेश्चन था, सेम वैसे ही करना है, ये वही क्वेश्चन है, मैंने उस टाइम भी बोला था कराते टाइम कि ये मिसलेनियस में रिपीट होगा, तो आपको खुद करना है। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन सिंपल सा है, x की पावर नीचे कितना 8, तो x की पावर नीचे कितना है 8, तो अगर उसको हम 2 में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इस 8 को, मैं रफली बताता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं इसको 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा x की पावर 4 की पावर 2, और फिर जब मैं x की पावर 4 को टी पुट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा 4x की 3, और ये ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी। तो आई थिंक ये भी अपने आप कर सकते हो, बस x की पावर 4 को टी पुट करना। 13 में आपको खुद करना है, ex को टी पुट करना है, तो जैसे ex को टी पुट करोगे तो ex का डेरिवेटिव ex आएगा, तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 + t 2 + t, तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, तो 1 ऊपर ex कट जाएगा क्योंकि हम ex को टी पुट करेंगे। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग मिसलेनियस कर रहे हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये ऐसी ऑरली समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सो हमने ex को टी पुट करा, ऊपर वाला ex कट जाएगा, तो 1 + t और 2 + t पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये 14 फिर से पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, नीचे x² + 1 है, x² + 4 है, दो फैक्टर्स बन रहे हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax + b अपॉन में x² + 1, cx + d अपॉन में x² + 4, ये भी आपको अपने आप करना है। 15th क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि e से log क्या होता है, कट जाता है, तो e से log कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन, तो cos की क्यूब इंटू में साइन, तो cos को टी पुट करो, साइन कैंसिल, दोबारा से समझो, e से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन, सो cos की क्यूब इंटू में साइन x, उसके बाद तो ईजी है, cos को टी पुट करो, साइन कैंसिल हो जाएगा। 15 आप लोगों ने करना है। 16 भी आपको अपने आप करना है, ये 3 पावर में जाएगा, कट जाएगा, कर लेना, हो जाएगा ये।
ओके सो अभी आप 17th तक, या 17th भी वैसे हो जाना चाहिए, कोई नहीं, 16th तक आपको कंप्लीट करना है। 16th तक आपको इसको कंप्लीट करना है मिसलेनियस को। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है।